कब बोला था? पहले कंप्लीट कर लो इसको, फिर उसके बाद करेंगे। पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस कहां तक हो गया था? इसमें क्वेश्चन करा देते। हीट ऑफ नहीं, न्यूट्रलाइजेशन तो है। इसमें कहां तक लिखा था? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। ऐसे और एसबी का केस हो गया था ना, केस नंबर 2। मान लो क्या इसमें या तो एसिड स्ट्रांग हो, बेस वीक हो, या फिर एसिड वीक हो, बेस स्ट्रांग हो, या फिर दोनों ही क्या हो, वीक हो। मतलब केस नंबर 2 है कि एसिड और बेस में से कोई भी अगर वीक होता है, या तो दोनों ही वीक होते हैं या कोई भी एक वीक होता है, उस केस को डिस्कस कर रहे हैं। वीक एसिड वीक बेस की क्या खास बात है कि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते। अब सिंस ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहे, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COH का न्यूट्रलाइजेशन कराया NaOH से, और CH3COONA, और साथ में बनेगा वाटर। अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। NaOH के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को जब क्या करें, कंप्लीट न्यूट्रलाइज, तो हीट जो भी जनरेट होगी उस हीट को क्या बोलेंगे हम? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इससे आने वाले OH माइनस के भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होंगे। पर अगर इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो बोलो इससे आने वाले H प्लस के क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे या उससे कम होंगे? क्यों? क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। और अगर इसके आने वाले H प्लस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट हुए तो इसका मतलब यह है कि एसिड के सारे H प्लस एक तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे, यानी कि एक तरीके से एसिड पूरा का पूरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा। बट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो है क्या? एसिड का जब पूरा का पूरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाए, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाए बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो उस केस में हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो बोले इसका अगर पूरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का न्यूट्रलाइजेशन कराना है, कंप्लीट 1 ग्राम इक्विवेलेंट का न्यूट्रलाइजेशन कराना है, तो पहले तो इसको क्या होना पड़ेगा? कंप्लीट डिसोसिएट। तब जाकर H प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट भी कितने हो पाएंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और OH माइनस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को पूरा क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। दैट मींस एसिड पूरा क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड का पूरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जरा बताओ, एक सेकंड के लिए सोचो, दोनों अगर स्ट्रांग होते, दोनों एसिड और बेस से स्ट्रांग होते, तो जरा बताओ कितनी हीट रिलीज होती? 13.7 किलो कैलोरी की हीट रिलीज होती, और ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता, और इसके पूरे H प्लस यानी कि एसिड पूरा का पूरा क्या हो जाता? कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता। बट एक्चुअल में ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। वीक एसिड है तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो ये क्या करता है, अपना पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए, इससे पहले क्या होना था? कंप्लीट डिसोसिएट। तो ये क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में से क्या करता जाता है? कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाता है। लेट्स से इसने कितनी एनर्जी? 0.7 किलो कैलोरी की एनर्जी क्या करी? एब्जॉर्ब करी। बता सकते हो, अगर वीक एसिड ने 0.7 किलो कैलोरी की एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये अपने आयंस में क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा। इस 0.7 किलो कैलोरी से क्या करा इसने? पूरा अपना कंप्लीट क्या कर लिया? डिसोसिएशन। अब बोलो, अगर इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, तो इससे आने वाले H प्लस के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिलेंगे? 1। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस को क्या कर देगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइज। तो बताओ, अब एसिड का सिंस कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है, क्योंकि इसने 0.7 किलो कैलोरी की एनर्जी क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। इसका सिंस पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है, तो इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। बताओ, एसिड का पूरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो पा रहा है, बेस का भी पूरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का न्यूट्रलाइज हो पा रहा है। नेट कितनी एनर्जी अब इस प्रोसेस में निकल रही होगी? 13.7 तो तब निकलती जब ये दोनों स्ट्रांग होते, बट सिंस ये वीक है तो ये कुछ एनर्जी क्या करता जा रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो पा रहा है। तो बताओ, नेट कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 13। इसका मतलब इस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू कितनी होगी? 13.7 होगी या उससे कम होगी? रीजन क्या है कम होने का? क्योंकि वीक क्या करता है? कंप्लीट
न्यूट्रलाइज होने के लिए, कंप्लीट डिसोसिएट होने के लिए क्या करता है, कुछ एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में से क्या करता जाता है, एब्जॉर्ब। इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू डेल्टा एच, न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू -13.7 होगी, या उससे ज्यादा होगी या उससे कम ही होगी, कम। अच्छा, -13 और -13.7 में ये माइनस का तो जस्ट मतलब क्या होता है, हीट रिलीज। न्यूमेरिकली वैल्यू देखना, 13.7 से डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू इस केस में क्या होगी, कम होगी। मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस केस में कितना होगा, -12 भी हो सकता है, -13 भी हो सकता है, -13.7, -14। ये दो वैल्यूज कभी भी नहीं हो सकती। वीक एसिड अगर या वीक बेस होता है, हमेशा न्यूमेरिकल डाटा 13.7 से तो क्या होगा, कम होगा। अब कितना होगा हम बता ही नहीं सकते, इसमें फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई वीक एसिड ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोई वीक एसिड कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो तो डिपेंड करेगा वो एसिड कितना वीकर है। इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बस क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, -13.7 से न्यूमेरिकली वैल्यू क्या दिखेगी, कम दिखेगी। तो जरा पॉइंट नंबर 2 में लिखो, इफ एनी ऑफ द एसिड, केस नंबर 2 में, if any of the acid or base is weak, if any of the acid or base is weak, then heat of neutralization will be numerically less than 13.7 kilocalorie will be numerically less than 13.7 kilocalorie or 57.3 kilojoule, because some part of energy in neutralization process is absorbed by the, because some part of energy in neutralization process is absorbed by the weak electrolyte for its complete dissociation. For its complete dissociation, known as heat of dissociation, known as heat of dissociation of weak electrolyte. और यही क्वेश्चन का पार्ट होता है सेकंड पार्ट में, केस में यही पूछते हैं, हीट ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो। जैसे इस एग्जांपल अभी जो समझाया था उसमें हीट ऑफ डिसोसिएशन 0.7 किलो कैलोरी था, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, 0.7 किलो कैलोरी, जिससे वो कंप्लीट क्या हो गया, डिसोसिएट। उसको बोलते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन। और यही केस नंबर 2 में क्वेश्चन होता है, हीट ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करवाते हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल लिख लो यहां पर, CH3COOH plus NaOH gives CH3COO Na plus H2O। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो होता है इसका होता है -55.9, -55.9, जो क्या दिख रहा है न्यूमेरिकली, देखो ये वैल्यू क्या दिख रही है, -57.3 से माइनस को माइनस जस्ट हीट रिलीज है, ये वैल्यू बस 57.3 से क्या दिखना चाहिए, डाटा कम दिखना चाहिए, जो कि ये दिख रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वीक क्या करता है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है HF का, एक्सेप्शन है HF का न्यूट्रलाइजेशन किससे कराया, NaOH से, क्या बना NaF प्लस H2। कैसा एसिड होता है HF, वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जो होती है वो होती है -16.7
9 किलो कैलोरी, जो कि तुम्हें दिख रहा है -13.7 से ये वैल्यू ज्यादा है, जबकि होना क्या चाहिए था, -13.7 से कम होना चाहिए था, बट स्टिल इसकी -13.7 से भी ज्यादा होती है। एक्सेप्शन है HF और NaOH की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रीजन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, बोलो हीट रिलीज होगी, बट क्या होता है ये NaF जो बना, NaF किस में टूटता है, Na प्लस और F माइनस, बोलो F माइनस। F माइनस आयन की साइज काफी छोटी होती है, जिसके कारण उसका हाइड्रेशन काफी ज्यादा होता है, और हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो बोलो न्यूट्रलाइजेशन में तो रिलीज हुई थी, और ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में ही बन रहा है सब कुछ, तो यहां पर ये F माइनस का हाइड्रेशन होने के कारण और एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एनर्जी 13.7 से भी क्या होती है, ज्यादा। तो रीजन क्या बोलोगे, सबसे पहले तो बोलो HF और NH की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 से कम होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। रीजन ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ F माइनस आयन। F माइनस आयन का हाइड्रेशन होने के कारण उसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण ओवरऑल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से भी न्यूमेरिकली क्या दिखती है, ज्यादा दिखती है। एक्सेप्शन याद रखना। तो ये पहला क्वेश्चन एम्स में पूछा था, किस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर है सेकंड ऑप्शन। पहला हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस 13.7 से कम, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 13.7, और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 13.7 से न्यूमेरिकली वैल्यू कम, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेकंड केस में होगी। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है heat of neutralization of HaHbHc by NaOH is -12, -13 and -12.5 kilocalorie per equivalent. The correct order of acidic strength of HaHbHc will
बोले HAHB HC की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन NaOH से जो दिख रही है उस डाटा से ये बताओ कि HAHB HC पहले तो कौन से एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक? कैसे पता लगा? 13.7 से कम है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है तीनों क्या होंगे? वीक एसिड। अब वीक एसिड में भी कोई रिलेटिवली ज्यादा वीकर होगा और कोई रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो क्या स्ट्रेंथ होगा? तो सिंपल सा पंडा ये है, जिस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसके नजदीक हो? 13.7 के, इसका मतलब वहां एसिड या बेस जो भी वीक एसिड वीक बेस हैं वो रिलेटिवली कैसे होंगे? स्ट्रॉन्गर। तो यहां पर जरा मुझे तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तीनों में किसके नजदीक? 13.7 के नजदीक कौन सी? HB। इसका मतलब ये HB जो एसिड होगा ये रिलेटिवली कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्गर होगा बाकी अमंग ऑल द एसिड्स, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13 के नजदीक है और स्ट्रॉन्गर होता तो कितनी होती? 13.7। तो इसका मतलब ये कम अमाउंट की एनर्जी ही एब्सॉर्ब कर रहे हैं, कम अमाउंट की एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर इट्स कंप्लीट डिसोसिएशन। कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये रिलेटिवली कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। इसलिए सिंपल सा फंडा ये, जिस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा नजदीक हो किसके? 13.7 के, वो एसिड नो डाउट वीक एसिड में रिलेटिवली कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। तो एच भी सबसे स्ट्रॉन्गर, उससे कम HC, और सबसे वीकर कौन हो जाएगा यहां पर? HA। तो सिंपल सा ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के डाटा से ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when first 2 g mole of H2SO4 is neutralized by 2 g mole of NaOH. Second, 0.1 m 100 ml H2SO4 is neutralized by 0.1 m 0.2 m 50 ml NaOH। आंसर किलो कैलोरी में लाना है। हीट रिलीज पूछा है तो देखना है क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, जिसका फॉर्मूला अपन ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज का फॉर्मूला लिखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में 13.7 इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ LR। तो फर्स्ट पार्ट में यहां पर SA और SB की बात हो रही है। हीट रिलीज का फॉर्मूला याद है
H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके मोल है हमारे पास 2 मोल, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो इसके पहले, 2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 4। इसी तरीके से NaOH, इसके भी मोल कितने दे रखे हमारे को, 2 मोल, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो इसके, 2 इंटू 1 इसका वैलेंसी फैक्टर 2। किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कम है, NaOH के, ये मिनिमम है, तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पर LR। और हम जानते हैं हीट रिलीज का फॉर्मूला डिजाइन करा था, हीट रिलीज क्या है 13.7 इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ LR, आंसर हो जाएगा 27.4 किलो कैलोरी, किलो जूल तो 57.3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से हो सकता है मोल की जगह मोलारिटी और वॉल्यूम हो, मास भी हो सकता है, नॉर्मेलिटी भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली ग्राम इक्विवेलेंट्स बस कैसे भी करके कैलकुलेट करने हैं। H2SO4 और NaOH, क्या फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो मोल होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाय 1000, ये भी मोल ही होता है, तो पहले मोल निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो इसके मोल हो जाएंगे H2SO4 के 0.1 इंटू 100 बाय 1000, 0.01, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे इसके, 0.01 इंटू 2, 0.02, तो हीट रिलीज हम जानते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट का न्यूट्रलाइजेशन होता, अच्छा अभी तो इसका भी निकालना ना, NaOH के लिए भी निकाल लो इसी मैनर में, मोल इक्वल टू 0.2 इंटू 50 अपॉन 1000, यहां से ये भी आएगा 0.01, तो ग्राम इक्विवेलेंट इसके आ जाएंगे 0.01 इंटू 1.01। वापस से बोलो LR कौन, NaOH हो जाएगा, ये LR ये मिनिमम है, और हम जानते हैं हीट रिलीज 13.7 इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ LR, दैट इज 0.01, आंसर 0.137 किलो कैलोरी, इतनी हीट रिलीज होगी। तो एक ये पैटर्न का, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन रहता है ऐसे और एसपी पर। अब ऐसे थ्योरेटिकली ऐसे ही आंसर दो यहां पर, 1m HCl NaOH से कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता है, तो कौन ला रहे, 1m HCl इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय NaOH, कौन ला रहे, कोई नहीं, 1m HCl is completely neutralized by NaOH। अरे HCl हुआ ना जब ये खुद कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो, तुम्हें क्या पता वो कितना लिया गया था, पर ये तो बोल ही दिया ना कि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये तो खत्म हो चुका है। अच्छी बात है, दोनों ही LR है, कुछ भी मान लो खैर, पर उसको मान के क्या करोगे, उसका तो कुछ डाटा ही नहीं दे रखा, तो ये लैंग्वेज है। ये तो 1m HCl is completely neutralized by NaOH, मतलब HCl is LR। ऐसे 1m H2SO4 is completely neutralized by NaOH, इस केस में हीट रिलीज X, इसमें Y, और दोनों के इक्वल वॉल्यूम हमने यहां पर लिए, मतलब अगर इसका 1 लीटर तो इसका भी 1 लीटर, वॉल्यूम नहीं भी दे रखा तो अज्यूम तो करना ही पड़ेगा 1-1 लीटर। बताओ ये X और Y जो हीट रिलीज हो रही है उसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, हीट रिलीज है यार, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोल रहा मैं, हीट रिलीज तो अलग अलग हो सकती है, डिपेंडिंग अमाउंट कितना है। बोलो जरा पहले वाले में कितने HCl के मोल, मोलारिटी 1, वॉल्यूम अपनी मर्जी से अज्यूम करना पड़ेगा 1 लीटर, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, क्या 1 मोल हो गया, 1 मोल मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट बोलो जरा H2SO4 1 इंटू 1, क्या 1 मोल हो गया इसका भी, पर ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो इस केस में इससे डिसाइड करोगे हीट, इस केस में तो ये LR है ना, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट से हीट डिसाइड करेंगे। बोलो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, 13.7 इंटू 2, मतलब Y की वैल्यू कितनी हुई 13.7 इंटू 2, और X की वैल्यू 13.7 इंटू, रिलेशन ही आ रहा है, इनफैक्ट क्या दिख रहा है
y इज इक्वल टू 2x। ये तो रिलेशन पूछा होता तो आंसर, और कौन ज्यादा, y ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अब ये मतलब ज्यादा इतनी प्रैक्टिस तो हमारे को इस पे करनी नहीं है, बस वैसे तो हीट रिलीज का अपन ने कर ही लिया यहाँ पर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से कम होती है, इसमें कैलकुलेट क्या करवाते हैं, हीट ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो हीट ऑफ डिसोसिएशन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो उसकी एक दो स्टेप्स है। कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्ट देखते ही आंसर बोल देते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूला वगैरह या कुछ ट्रिक अपन अप्लाई करते हैं तो वो फेल हो जाती है। तो उसका एक प्रॉपर मेथड है और बहुत इजीली एक दो स्टेप में अप्लाई करके उसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो जो मेथड यहां पर मैं बता रहा हूं वो तुम्हें यूज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH by HCl is minus 55 kilojoule. Find the heat of dissociation of NH4OH. अब देखो इसमें मेथड क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का स्टेप सीख लो, एक किस मैनर में अटेम्प्ट करना है। बाय चांस यहां पर अगर कोई वीक बेस आता है तो हमेशा देखना उसकी क्या पूछेंगे क्वेश्चन में, हीट ऑफ डिसोसिएशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो पूछ ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता ना डाटा, ये तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ का ये वाला डाटा दिया होता है तो ये पूछा जाता है हीट ऑफ डिसोसिएशन, उसके कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पर किस मैनर में अटेम्प्ट करना है, तो इसकी स्टेप सुन लो। सबसे पहले तो क्या करो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लो उसकी, वीक एसिड और वीक बेस जिसकी भी यहां पर रिएक्शन हो रही है। बोला किसकी, किसको किससे न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, NH4OH और HCl। क्या रिएक्शन लिखोगे, NH4OH प्लस HCl gives NH4Cl प्लस H2। बैलेंस करके लिखना, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन भी है। और बोलो इस रिएक्शन की हीट का नाम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो कि कितना देर का, -55 किलो जूल। नेक्स्ट जरा बताओ यहां पर, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुमने लिख ली, इसमें स्टेप क्या करना है तुम्हारे को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखने के बाद जो जो स्ट्रॉन्ग है उसे अपने आयंस में क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जो जो स्ट्रॉन्ग है, बोलो ये कौन है, तो इसको आयंस में ब्रेक, HCl स्ट्रॉन्ग, तो इसको मैं आयंस में जरा ब्रेक कर देता हूं, NH4OH H प्लस Cl माइनस। नेक्स्ट बोलना है सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग है ना, NH4 प्लस Cl माइनस। वाटर वीक, तो इसको एज इट इज, डेल्टा H कितना आगे है इसका, -55। अच्छा Cl माइनस से Cl माइनस क्या हो चुका है, कैंसिल। क्लियर है सबको, ये पहली स्टेप हो गई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखनी है, जो भी वीक एसिड वीक बेस यहां पर है उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसमें जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उनको आयंस में ब्रेक कर दो और जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया। इसके बाद दूसरा एक मैंने वाटर की रिएक्शन याद कराई थी, याद करो वाटर की फॉर्मेशन की, और उसका डेल्टा H भी याद कराया था। बोलना क्या था, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O, और उसका डेल्टा H -13.7 किलो कैलोरी, और यहाँ पर -57.3। उसको अपोजिट करके यहां लिख दो, मतलब रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है तो इसलिए पहले यहां पर हम क्या करेंगे, अपोजिट करके वो रिएक्शन लिखेंगे। बोलना जरा अपोजिट करके रिएक्शन क्या लिखोगे, H2O गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस। अच्छा अब ध्यान से बोलना, डेल्टा H क्या बोलोगे, डेल्टा H बोलना क्या बोलोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा कौन सी यूनिट वाला, कौन सी यूनिट वाला, किलो जूल वाला, तो क्या लिखोगे 57.3 किलो जूल। सबको याद है ये रिएक्शन, वाटर की डिसोसिएशन करा दो H प्लस और OH माइनस में,
और उसका डेल्टा एच जो याद करा था उसका साइन चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन ने फॉर्मेशन का याद करा था या डिसोसिएशन का केस है। लास्ट, किसकी हीट ऑफ डिसोसिएशन पूछी थी? NH4OH की। क्या उसको भी डिसोसिएट करा सकते हो? NH4OH gives NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और इसके तोड़ने की जो हीट है इसी को तो बोलेंगे हीट ऑफ डिसोसिएशन। बोलो ये कौन सी रिएक्शन, गिवन या टारगेट? और इनके डेल्टा एच पता है, ये हो गई अपनी कौन सी, गिवन। किसमें कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन? हेस लॉ में। अब कोई फॉर्मूला कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में याद रखना यही बेस्ट मेथड होता है। अब तुम्हें नहीं पता लगेगा कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है कौन सा सिंपल है, तुम तो ये मेथड याद रखो, कॉम्प्लिकेटेड हो या सिंपल हो अपने आप बहुत इजीली आंसर देखना आ जाएगा। करना क्या है, ये टारगेट बनाओ किससे, इन दोनों से। बोला NH4OH किससे आएगा? बोलो NH4OH किससे आएगा? फर्स्ट से। NH4 प्लस फर्स्ट से, पर फर्स्ट का यूज हो गया, स्किप करो इसको, क्या कर दो, स्किप करो। फिर बोलो OH माइनस सेकेंड से एज इट इज। बोलना जरा क्या करोगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड करने से बन रही ना। बोलो फर्स्ट का डेल्टा एच, सेकेंड का डेल्टा एच, आंसर, ये आंसर आ गया 2.3 किलो जूल। अब यहां तो वैसे मुझे क्या दिख रहा था, ये गैप वैसे ही दिख रहा था, पर केवल गैप देखने से नहीं है, वो डिपेंड करता क्वेश्चन में चल क्या रहा है। अगर कोई ऐसा एसिड या बेस आ गया जो 2H प्लस या 2H माइनस में टूटता है, मतलब वैलेंसी फैक्टर 1 या 2 होता है, तो उस केस में ऐसे गैप देखने से काम नहीं चलता। इस मेथड से तो प्रॉपर हमेशा आंसर सही आएगा। पहले ये नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्लाई करना। यहां पर स्टेप याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लो, उसके बाद वाटर के डिसोसिएशन कराओ H प्लस और OH माइनस में, और लास्ट जिसकी हीट ऑफ डिसोसिएशन पूछी उसकी रिएक्शन। तीसरी वाली बनेगी हमेशा टारगेट रिएक्शन, और बाकी दो हो जाएगी गिवन रिएक्शन। अच्छा, अगर यहां 2OH माइनस होता मान लो ऐसे तोड़ते, तो फिर क्या करते? NH4OH तो फर्स्ट से आता, NH4 प्लस स्किप करते, 2OH माइनस कैसे आता? सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते ना, सेकंड को 2 से करते तो 57.3 इंटू 2 हो जाता। फिलहाल अभी तो है नहीं, एज इट इज ऐसे। हीट ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तब तो वैसे डायरेक्ट क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन वीक, एक वीक होगा और एक स्ट्रॉन्ग। अच्छा, दोनों वीक कभी होंगे ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता दोनों वीक। तो फिर दो वीक होते हैं तो दोनों में डिसोसिएशन में हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। अब दोनों में किस में कितनी हुई कभी कोई बता ही नहीं सकता है, इसलिए एक तो स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा, और जो वीक होगा उसकी हीट ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में पूछी होती है। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये।
तीनों स्टेप्स अप्लाई कर दो जो बताइए। किसका न्यूट्रलाइजेशन कराया जा रहा है? ऑक्सैलिक एसिड का NaOH से। सही तरीके से बैलेंस रिएक्शन लिखना, ऑक्सैलिक एसिड और NaOH। बोलो, H2C2O4 और NaOH मिलकर कौन सी सॉल्ट बनाएंगे? Na2C2O4 बनाएगा ना, प्लस H2। बैलेंस करो जरा यहां पर, तो बैलेंस करोगे तो यहाँ Na2 के कारण यहाँ 2 आ जाएगा। अच्छा, 2 H है और यहाँ 2 H, 4 H, तो यहाँ आएगा 2H2। सबसे पहले तो ये बैलेंस रिएक्शन वैसे होना भी चाहिए। ये 2 H प्लस देता, वो एक OH माइनस देता है, तो यहाँ 2 तो आना ही था, 2 NaOH के 2 OH 2 H प्लस को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2C2O4 और NaOH की। इस बैलेंस रिएक्शन की हीट का नाम है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो कि कितना दे रखा है? -27 यूनिट किलो कैलोरी। पर मोल वगैरह से मतलब ही नहीं है, बस ये -27। अब नेक्स्ट यहां पर हीट, और फिर उसके आगे की स्टेप क्या थी? जरा बोलो क्या करना था इसमें? जो स्ट्रॉन्ग से उनको आयंस में ब्रेक कर लेना। बोलो, ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड? तो इसको तो एज इट इज लिखो। बोलो, 2 NaOH को कैसे तोड़ोगे? 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस में। नेक्स्ट, Na2SO4 सॉल्ट है, ये कैसे टूटेगा? 2Na प्लस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस 2H2O। ये तो वीक है। ये यहां पर, हाँ पूछा क्या किसी ने? नहीं। इसका डेल्टा H क्या? -27 किलो कैलोरी। हाँ बोलो, क्या कैंसिल हो रहा है? 2Na प्लस से 2Na प्लस कैंसिल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी, जो स्ट्रॉन्ग था आयंस में ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद यहां पर आगे की स्टेप तो बिल्कुल क्लियर है। वाटर का तो अपोजिट करके लिखना ही लिखना है। बोला जरा क्या लिखोगे? H2O gives H2O gives H प्लस प्लस OH माइनस। बोलना जरा, इसका डेल्टा H -13.7 किलो कैलोरी है। हाँ, ये प्लस। इसके बाद लास्ट स्टेप, किसकी हीट ऑफ डिसोसिएशन पूछी है? ऑक्सैलिक एसिड की। बोलो, किसमें टूटता है? H2C2O4 2H प्लस प्लस C2O4 2 माइनस। इसका डेल्टा H का नाम डेल्टा H डिसोसिएशन। ये बन गई TR, और ये फर्स्ट और सेकंड। जरा TR बताओ कैसे बनेगी? क्या फर्स्ट से आ जाएगा? ये तो एज इट इज प्लस 2H प्लस 2H प्लस किससे आएगा? क्या सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2H प्लस आ जाएगा? 2 इंटू सेकेंड। अब तो बहुत आसानी से आंसर आएगा। बोलो जरा यहां पर फर्स्ट का डेल्टा H एज इट इज -27 प्लस सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 13.7। सॉल्व करेंगे, 27.4 और -27.4 इज द डेल्टा H डिसोसिएशन किलो कैलोरी।
ये लास्ट क्वेश्चन यहां पर, इस पे स्टार लगा लो। AIEEE के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 15 की फॉर्म में दे रखा है, पर क्वेश्चन 15 दे तो रखा है पर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा है। एग्जैक्टली जो AIEEE में आया था उसमें थोड़ा एड ऑन करके एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 15 बनाया। अब देखो एग्जैक्टली आया क्या था AIEEE में क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF ऑफ OH माइनस कैलकुलेट करना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्वेश्चन में दिया हुआ था -286 किलो जूल पर मोल, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन, ये तो याद ही रखना है, H प्लस आयन सभी आयन्स में, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन याद करो, क्या बोला था, किनकी जीरो होती है, किनकी जीरो होती है, स्टैंडर्ड स्टेट तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में, या तो ये बोलो डस्टर की होती है, तुम्हारी खुद की होती है, किसकी होती है, एलिमेंट की होती है, और वो एलिमेंट किस में होते हैं, अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट की जीरो नहीं होती है, कंपाउंड भी हो सकता है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगी। एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट होते हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा क्या होता है, जीरो। ऐसे याद रखना H प्लस केवल एक ऐसा आयन है जिसकी बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करी, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी भी क्या करिए, जीरो। एनसीईआरटी का अगर बिल्कुल लास्ट में पेजेस देखोगे ना तो वहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, सबके स्टैंडर्ड डाटा लिखे हुए हैं टेबल में, बिल्कुल लास्ट में सारा बुक खत्म होने के बाद, और वहां देखोगे तो H प्लस आयन की हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा देखोगे तो कितना लिखा हुआ है, जीरो। तो एक तो याद रखना ये दे दे, हो सकता है हीट ऑफ फॉर्मेशन H प्लस की डायरेक्ट कभी पूछ ही लें, तो याद रखना कितनी होती है, जीरो। और इस क्वेश्चन में ये दे भी सकते हैं और दे भी नहीं सकते, मे और मे नॉट बी गिवन। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस, ये AIEEE का क्वेश्चन था। अब मॉड्यूल में उठाकर देखोगे तो ये तो सब बातें बताई रखी है, साथ में एक और चीज की जरूरत पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होएगा, वो एक जो जरूरत है वो क्वेश्चन में बता रखा है वहां पर 13th क्वेश्चन में, पर जब AIEEE में आया था तो वहां नहीं बता रखा था, वहां तो इतनी बातें वहां पर क्वेश्चन में लिखी थी। अब जरा बताओ, हीट ऑफ फॉर्मेशन OH माइनस की मुझे लानी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O मुझे पता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन H प्लस की दे रखी हो या नहीं दे रखी मुझे पता है, कितनी होती है H प्लस आयन की, जीरो होती है, बाकी किसी आयन की जीरो नहीं, केवल H प्लस की होती है। अब जरा बताओ कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जिसकी रिएक्शन में इन तीनों की शक्लें दिखती हो, H प्लस भी दिखता है, H2O भी दिखता है, OH माइनस, और उसका डेल्टा, इसका डाटा भी तुम्हें याद हो, क्या ये वाली रिएक्शन या इसका अपोजिट तो याद ही कर रखा है ना अपन ने, तो उसकी जरूरत पड़ती तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या रिएक्शन है, तो क्या रिएक्शन होती है, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O, बोलो इसका डेल्टा H माइनस 13 किलो जूल में चल रहा ना वहां, 57.3 किलो जूल। इस इंफॉर्मेशन का अगर ये डाटा पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 में जो क्वेश्चन 15 है उसमें क्वेश्चन के अंदर ये रिएक्शन भी लिखी हुई है जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए, बट एग्जैक्टली ये एग्जाम में रिएक्शन लिखी हुई नहीं आई थी। अब बताओ इन तीनों की हम जानते हैं इस रिएक्शन के अंदर ये तीनों आ रहे हैं, और इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन में बोलना जरा, क्या इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछी है और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दे रखी है, और बोलो इस रिएक्शन का डेल्टा H लाना है या पता है। अब बताओ किसी रिएक्शन का डेल्टा H के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, कंबशन, फॉर्मेशन और बॉन्ड एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, डाटा क्या दिया है, बोलो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बातें कौन सी हीट की हो रही है, फॉर्मेशन की, तो इसी रिएक्शन का डेल्टा HR के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करो, फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन रिएक्टेंट, बोलो फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन रिएक्टेंट करोगे तो ये चीज तो अननोन है, इन दोनों की हीट पता है और डेल्टा HR भी पता है, क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा, तो एक बार कोशिश करो और आंसर लो।
एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रिपल ई के एग्जाम का है, काफी पहले प्रीवियसली पूछा है, तो अपने एग्जाम में कभी भी आ सकता है ये रिपीट होकर, और इसमें एडिशनल जो बातें थी वो यहाँ लिखती। हाँ, तो क्या आंसर आया? -8228.7। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर का फॉर्मूला डिसाइड कर लिया, क्योंकि एक एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन की डाटा पता है और एक का पूछा है, तो फॉर्मूला ये यूज करा, समीशन हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस समीशन हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट। डेल्टा एच आर इस अबव रिएक्शन का ऑलरेडी पता है, -57.3 इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट 1 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O की कितनी, -286 माइनस नेक्स्ट रिएक्टेंट 1 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस 0 प्लस 1 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस कैलकुलेट करनी है। बस ये अननोन हो गया, इधर सॉल्व करेंगे यहां से, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस माइनस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक पॉइंट लिख लो बस, कि ऑलरेडी पहले बहुत सारे पॉइंट पहले लिखा रखे ना, और एक कंप्लीट एट इक्विलिब्रियम। याद रखना, एट इक्विलिब्रियम गिब्स एनर्जी के बारे में पूछे, एनसीईआरटी की लाइन है ये, और एंट्रोपी के बारे में पूछे। एट इक्विलिब्रियम गिब्स एनर्जी, याद रखना, नहीं वो चेंज जीरो होता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, गिब्स एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। फिर एक टाइम बाद वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रुक जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, डेल्टा जी कितना हो जाएगा, 0। अब जरा बताओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, गिब्स एनर्जी की वैल्यू घटती जा रही थी, इक्विलिब्रियम आया, गिब्स एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो चेंज तो कितना होगा, 0। इसलिए अपन बोलते भी इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0। पर बोलो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, गिब्स एनर्जी कम होती जा रही, इक्विलिब्रियम आया, गिब्स एनर्जी कांस्टेंट हो गई, तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते गिब्स एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो गई। याद रखना, इक्विलिब्रियम पर गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है, ये पॉइंट याद रखो, गिब्स एनर्जी मिनिमम और एंट्रोपी मैक्सिमम। बाकी एसएस थर्मोकेमिस्ट्री में तो जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट थे सब थ्योरी में कवर कर लिया अपन ने, इसलिए कोई एड ऑन इसमें नहीं करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले भी बता रखे थर्मोडायनेमिक्स के बाद ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नया चैप्टर मोल का आंसर, तो सबसे कैलकुलेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया अपना थर्मोकेमिस्ट्री। बस अभी बचाओ एनर्जी, बचाओ। अब नेक्स्ट जो टेस्ट में जो चैप्टर आएगा, एक तो अपना थर्मोकेमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट,
और रिडॉक्स रिएक्शन। कम से कम मान के चलो ये तो आएगा ही। इतनी खुशी। ये देना है, कल तक बता देना ये मेरे को भाई। ये तो आएगा ही सही, थर्मोकेमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स और डायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन अगर चाहिए हो तो बता देना। अब जरा मॉड्यूल निकालो फटाफट से, थोड़ा सा डिस्कशन करके मोल कंसेप्ट चालू करेंगे। कल करें? चलो तो फिर इसको चालू कर देते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन। भाई मोल कंसेप्ट से अब एक क्वेश्चन तो लगभग आता ही था, पर अब मान के चलो एक तो आता है तो 2 भी आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स कम हो गए तो यहां से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 या 4 प्रोफाइल के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है जहां से क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है? एक होता है बेसिक कैलकुलेशन, मोल के कुछ फॉर्मूले वगैरह हो गए, परसेंटेज कंपोजिशंस वगैरह हो गए, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ये बेसिक कैलकुलेशन वाले पार्ट के क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछते हैं। तो पहला तो अपन यही कवर करेंगे, मोल के फॉर्मूले वगैरह अपन देख चुके हैं। अब बात करेंगे उनके क्वेश्चंस की, कुछ बेसिक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं, बट स्पेसिफिकली प्रोफाइल के क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्टिंग में कवर करेंगे। उसके बाद देन क्वेश्चन यहां से फ्रेम आउट होता है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे जेईई मेंस वगैरह में भी या नेट के एग्जाम में भी इंपेरिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो एक पार्ट हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तीसरा पार्ट होता है यहां पर कौन सा? दैट इज स्टाइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन। अब स्टाइकियोमेट्री अप्लाई करना है, इसके क्वेश्चन तुम पहले भी देख चुके हो, क्योंकि काफी सारे अपन रिएक्शंस वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, बट बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोफाइल के क्वेश्चंस यहां पर करेंगे। कैसे मास से मास, मास से वॉल्यूम, या परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, या फिर बात करें अपन अननोन हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस, वो सारे कवर करेंगे कहां पर? स्टाइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के केस में। और लास्ट होता है यहां पर क्या? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 4 लॉज होते हैं, उनको 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये यहां पर 4 पार्ट हो गए। मेनली इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला, बेसिक कैलकुलेशन और स्टाइकियोमेट्री एलआर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेनली पूरा चैप्टर कैलकुलेटिव ही है, इसमें कोई खास थ्योरी नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन लिखो, मोल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है? A mole is that amount of substance. A mole is that amount of substance which contain as many entities a mole is that amount of substance which contain as many entities. एंटिटीज का क्या मतलब होता है? पार्टिकल्स, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। A mole is that amount of substance which contain as many entities as there are atoms present in 12 gram of, as there are atoms present in 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। तो हम जो बोलते ना कि एक मोल में, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, ये इस डेफिनेशन के बेसिस पर ही बोला जा रहा है। क्या बोला है? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितनी एंटिटीज, कितने पार्टिकल होंगे? जितने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे?
ये नंबर पता करने के लिए क्या पता करा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है। अगर 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर x नंबर ऑफ एटम होते तो क्या बोलते, एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, x पार्टिकल होंगे। अब ये कैसे पता करा 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब ये वैल्यू देखो कैसे आई। तो देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस से क्या करते हैं हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम का क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो हमने C12 कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का क्या निकाला, मास निकाला। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास होता है कितना, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। एक एटम जो होता है कार्बन 12 आइसोटोप का, उसका मास होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। या उल्टा बोलो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो बोलो कितने एटम, एक कार्बन का एटम। तो बोलो 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड करोगे, बोलो क्या आएगा, 12 इंटू 1 अपॉन 1.99 इंटू 10 की पावर -23 एटम। ये -23 ऊपर गया और 12 डिवाइड बाय 1.99 ये आता है 6.023। इसका मतलब बोलो 12 ग्राम के अंदर कितने एटम, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। इसलिए क्या बोलते हैं, एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने एंटिटीज होगी, कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब तुम्हें कोई डेरिवेशन पर्पज से हमारे को कुछ याद नहीं रखना, जस्ट ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखो, कल से थ्योरेटिकल वे में आ जाए क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद होनी चाहिए एक मोल की। अ मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has as many entities as there are atoms present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही एक मोल के अंदर क्या बोली जाती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो जरा, अ मोल इज अ कलेक्शन ऑफ, अ मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 particles. A mole is a collection of 6.023 into 10 की पावर 23 particles. इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स इट कैन बी atoms or it can be molecules or it can be ions। और सभी जानते हैं इस नंबर को Na से डिनोट करते हैं, अवोगाड्रो नंबर, इसलिए एक मोल में Na पार्टिकल्स। अच्छा मोल जो होता है खुद ये क्या होती है, SI यूनिट होती है। मोल इज SI यूनिट किसकी, ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7th SI यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। मोल के अदर रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं, अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल, जी मोल, जी एटम लिखा हुआ हो, ग्राम एटम, जी मॉलिक्यूल या जी आयन। जी आयन ये सब किसको, मोल को रिप्रेजेंट करा। अच्छा ये वर्ड जो है ना, मोल के रिप्रेजेंटेशन तो है बट स्पेसिफिकली ये वर्ड जी आयन किसके साथ यूज करेंगे, किसी आयन के साथ। जी मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल के साथ, जी जी एटम, और जी ये रेस्पेक्ट वाला जी नहीं है, कितना रेस्पेक्ट लगाना हमारे को, आयन के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ, या ये तो इन जनरल वर्ड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 2G एटम ऑफ कार्बन, 3G मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 4G मॉलिक्यूल, 4G आयन ऑफ
Fe2+ और 5 G मोल ऑफ, ये G मोल किसी भी के साथ यूज कर सकते हैं, लेट्स से CO2 लिख दिया वापस। सबसे पहले देखो G एटम मोल वर्ड, मोल को रिप्रेजेंट करा किसी एटम के साथ वर्ड यूज करते हैं। G मॉलिक्यूल, G मॉलिक्यूल ये भी मोल है, किसी मॉलिक्यूल के साथ ये वर्ड यूज करा जाता है मोल का रिप्रेजेंटेशन। और ये आयन है तो मोल का रिप्रेजेंटेशन यहां पर G आयन वर्ड यूज करा है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे 2 मोल ऑफ कार्बन, 3 मोल ऑफ CO2, 4 मोल ऑफ Fe2+ और 5 मोल ऑफ CO2। नेक्स्ट जरा बताओ 2 मोल ऑफ कार्बन विल हैव, बोलो 2 मोल ऑफ कार्बन विल हैव, क्या बोलोगे? 2Na, पार्टिकल्स नहीं 2Na, एटम, सब तो एटम है ना यहाँ पर, एटम्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट बोलो 3 मोल ऑफ CO2 विल हैव 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नेक्स्ट बोलो Fe2+ कौन होता है? आयन, 4 मोल आयन के 4Na आयंस ऑफ Fe2+। और लास्ट है 5 मोल ऑफ CO2 विल हैव 5Na मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल है ना, 5Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो जैसी स्पीशीज होती है उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे को Na का ये डाटा बोलना है। यहाँ पर 4 मोल Fe2+ के तो 4Na आयंस बोला जाता है, 3 मोल CO2 तो 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होंगे तो 3 मोल में 3Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ मास। तो सबसे पहले जो मास की हम बात करें वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट में RAM। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी, जरा बताओ। हमारे पास डिवाइस है मास स्पेक्ट्रोमीटर, हम सभी एलिमेंट के एक एटम का मास उस डिवाइस से निकाल सकते हैं, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि रिलेटिवली हमें बात करनी पड़ी। तो जरा बताओ कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास निकाला था, कैसा डाटा था, कुछ बताओ क्या लिखा था? 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम केजी ग्राम, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये कार्बन के एक एटम का मास है। जरा मुझे बताओ कौन सा डाटा ज्यादा आसान होता है याद रखना, फ्रैक्शनल में या होल नंबर में? होल नंबर में, जैसे 2, 3, 5 ये तो होल नंबर, और एक 2.98, 3.32, 5.16 ये हो गए फ्रैक्शनल। तो जनरली एक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, पहली बात तो बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? बहुत कम होता है। एक एटम का मास तो बहुत कम ही होगा ना, एटम बहुत छोटा होता है, तो एटम का मास बहुत कम होता है, बहुत कम भी होता है, और कैसा होता है, फ्रैक्शनल में होता है। तो हम क्या करते हैं, एक तो मास को एक नंबर, प्रॉपर होल नंबर बनाने के लिए और इजीली याद रखने के लिए क्या करते हैं, सभी एलिमेंट के एक एटम का मास किसी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिससे वो होल नंबर में डाटा आ जाए। तो क्या करा, इसकी हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले सभी एलिमेंट के एक एटम का मास किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करा, हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के अभी भी जो एटम का मास था, जब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करा, स्टिल मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के एक एटम का मास किस में आ रहा है, अभी भी फ्रैक्शनल में आ रहा है। तो हमने क्या करा, रेफरेंस से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया। फिर हाइड्रोजन को हटा के किसको रेफरेंस में लाए, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को जब रेफरेंस में लाए, सभी एलिमेंट के एक एटम का मास किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करा, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो हमने ये देखा कि काफी एलिमेंट के एक एटम का मास किस में आने लग गया, होल नंबर में आने लग गया, बट स्टिल अभी भी कुछ एलिमेंट का मास था जो किस में आ रहा था, फ्रैक्शनल में। तो फिर वापस से क्या करा, ऑक्सीजन को भी रेफरेंस से क्या कर दिया, हटा दिया। आज की तारीख में सभी एलिमेंट का मास किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 1/12 पार्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब C12 के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। और सभी एलिमेंट के एक एटम का मास कार्बन 12 आइसोटोप के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव एटॉमिक मास। और याद रखना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना, ये ऑलरेडी तुम्हें याद है।
जो मास नंबर तुम्हें एलिमेंट के याद हैं, याद रखना वही तो कौन होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जरा, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16, वो उसका एक्चुअल मास नहीं है। वो ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास तुम 16 बोल रहे हो, वो कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट के रेस्पेक्ट में मेजर करा गया मास है। यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास किसके रेस्पेक्ट में, 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव एटॉमिक मास। बोलो मास अपॉन मास है ये रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। और जब हमने कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के रेस्पेक्ट में 1/12 पार्ट के रेस्पेक्ट में सभी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाला ना, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के मास जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो सभी किस नंबर में आने लग गए, होल नंबर में आते हैं। जैसे नाइट्रोजन का 14 होता है, क्या वो उसका एक्चुअल मास है क्या, नहीं, वो किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले पार्ट के रेस्पेक्ट में मेजर करा गया। अच्छा, इसको शो कैसे करते हैं, ये यहां पर लेट्स से ये क्या है, यहां पर कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम हो गया, ये कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम। जरा बताओ, ये कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम हो गया, मुझे ये पूरा पार्ट शो करना है, तो क्या करना चाहिए, पूरे एटम को कितने पार्ट में डिवाइड कर लूं, 12 पार्ट में। तो बोलो पूरे एटम को अगर मैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, यहां पर ये 12 इक्वल पार्ट्स में यहां डिवाइड कर दिया, जरा बताओ इस 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, इस पार्ट का मास पूरे एटम के मास का कितना होगा, क्या ये 1/12 पार्ट होगा, 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। कह रहे कि सभी एलिमेंट के एक एटम का मास इस पोर्शन, इस टुकड़े के रेस्पेक्ट में क्या करा गया है, मेजर करा गया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। और याद रखना ये 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसी को क्या बोला जाता है, 1 AMU। व्हाट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। याद रखना 1 AMU इज स्टैंडर्डली डिफाइंड एज 1/12 times the mass of one atom of carbon 12 isotope। और सब जानते हो कि 1 AMU को 1 U से भी डिनोट करते हैं। व्हाट इज U, यूनिफाइड मास बोलते हैं। 1 U बोलो या 1 AMU बोलो, दोनों 1 एक ही चीज है। और याद रखना इसे डिफाइन कैसे करा गया है, 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और तुम्हें एक रिलेशन याद होगा जो कि पहले से याद होगा कि 1 AMU कितने ग्राम होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -20, 4 या 7। जो 4 बोल रहे हैं वो भी सही है, जो 7 बोल रहे हैं वो भी सही है, पर यूनिट भी बोलना है। 4 बोल रहे हो तो ग्राम, 7 बोल रहे हो तो केजी। अच्छा, ये याद है, ये आते यहीं से डिराइव होकर है। बोलो जरा, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना होता है, अभी बताया था ना, कार्बन का एक एटम का मास 1.99 इंटू 10 की पावर -23 डिवाइड बाय 12। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। तो यहां पर 1 AMU स्टैंडर्डली डिफाइन करते हैं इस तरीके से। अब ये याद रखना 1 AMU जो है कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। या फिर याद रखना 1 AMU को ऐसे भी लिखते हैं, 1/Na ग्राम भी लिख सकते हो, कहीं भी मिटार कर 1 AMU को 1/Na ग्राम भी लिख सकते हो। जैसे 5 AMU लिखा है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो एक तो तरीका है 5 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर 5 AMU 5/Na ग्राम। तो AMU से 1 सेकंड में किस में पहुंच जाओगे, ग्राम में पहुंच जाओगे। तो ये दोनों रिलेशन भी याद रखो। लास्ट इसी के अंदर जब बताओ, RAM ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का
क्या 16 होता है? इसका क्या मतलब हुआ फाइनली? क्या मतलब है इसका? जब रिलेटिव एटॉमिक मास 16 बोल रहे हो, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है, इसका क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन के एक एटम का मास इस टुकड़े से, इस पोर्शन से कितने टाइम्स हेवियर है? 16 टाइम्स क्या है? हेवियर। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या करा अपन ने? ये हमारे पास वेइंग मशीन हो गई। यहां तो क्या रखा? किसी भी एलिमेंट का एक एटम रख दिया, और यहां क्या रख दिया? यहां क्या रख दिया? ये पोर्शन उठाकर रख दिया। और ये वैल्यू, अगर ये ऑक्सीजन एटम है तो ये वेइंग सेल ने क्या बताया? 16। इसका क्या मतलब है? ऑक्सीजन का एक एटम इस पोर्शन से, इस टुकड़े के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स हेवियर है? 16 टाइम्स हेवियर है। क्या बोलते हैं इस पोर्शन को? 1 AMU। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का एक एटम 16 टाइम्स क्या है? हेवियर है। अब ज्यादा कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी नहीं है, बस ये फॉर्मूले याद रखो, कुछ पॉइंट्स ये बोले ही याद रखनी है। रिलेटिव एटॉमिक मास कभी कैलकुलेट करना ही नहीं होता, ऑलरेडी सबका याद है। बोलो नाइट्रोजन का 14, दैट इज मास नंबर। वही क्या होते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड नंबर पर मास है, दैट इज मोलर मास। ये सबको पता होगा, और याद रखना डिफरेंट टाइप ऑफ मास में बहुत सारे अलग अलग मास है, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं अपन यहां पर, क्योंकि अगर सारे मास पढ़ लिए तो फिर मास में कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। मोलर मास पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में या इस चैप्टर में यही मास यूज में आता है। बोलो मोलर का क्या वर्ड मतलब होता है? एक मोल का। तो क्या बोलेंगे? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस के मास को जब किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम में। उसी को क्या बोलते हैं हम? मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलना है यहां पर मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है? कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम। अब ये तो सबको याद है। CO2 का मोलर मास 44 ग्राम। पर अब बैकएंड में मीनिंग भी याद रखो, कभी कभार यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। बोलो जरा, मोलर मास कार्बन का 12 ग्राम है, क्या मतलब है इसका? क्या बता रहे हो मतलब मेरे को? मास ऑफ 1 मोल कार्बन। अच्छा, एक मोल कार्बन में क्या होते हैं? एक मोल कार्बन में क्या होंगे? Na मॉलिक्यूल्स या Na एटम्स? कार्बन कौन है? एटम्स। तो एक मोल कार्बन की जगह ऐसे भी तो बोल सकते हो, Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास बता दिया। मोलर मास कार्बन 12 ग्राम, मतलब एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम। एक मोल कार्बन मतलब Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास तुमने बता दिया कितना? 12 ग्राम। जरा इसका आंसर देना यहां पर। मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 कितना? 44 ग्राम। जरा बैकएंड में दिमाग में और क्या बोल सकते हो? मोलर मास का मतलब एक मोल मास ऑफ 1 मोल CO2। एक मोल CO2 मतलब Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास कितना है? एक तरीके से 44 ग्राम। तो थर्ड नंबर का मास होता है कौन? एक्चुअल मास। ये है एक्चुअल मास, जो रियल में मास होता है। एक्चुअल मास इज द मास ऑफ 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। क्या अंतर हुआ इसमें मोलर मास में और एक्चुअल मास में, और क्या सिमिलैरिटी है? बोलो, मोलर मास कितने का मास होता है? एक मोल का, जबकि एक्चुअल होता है एक एटम और एक मॉलिक्यूल का। वो होता है Na एटम और Na मॉलिक्यूल का। मतलब एक मोल मतलब Na एटम या Na मॉलिक्यूल का, जबकि ये होता है एक एटम और एक मॉलिक्यूल का। वो होता है किसमें? ग्राम में, और ये भी किसमें? ग्राम में। जरा बताओ, कार्बन के Na एटम का मास कितना था? 12 ग्राम। बोलो एक एटम का कितना? 12/Na। और एक एटम का मास ग्राम में क्या बोलते हैं? उसे एक्चुअल मास बोला जाता है। तो जरा Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम, एक एटम का मास कितना देगा? 12/Na।
इसका मतलब एक फॉर्मूला डिजाइन हो गया। एक्चुअल मास कभी भी लाना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे एक्चुअल मास? एक्चुअल मास कैसे लाओगे? मोलर मास Na एटम या Na मॉलिक्यूल का होता है, तो एक एटम एक मॉलिक्यूल का लाने के लिए क्या करोगे? मोलर मास को Na से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? कैलकुलेट होकर एक्चुअल मास। एक सेकंड में कैलकुलेट होकर आ जाएगा एक्चुअल मास भी। कैसे? मोलर मास बाय Na। आंसर देना जरा। एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम डिवाइड बाय Na। 12 बाय Na, 12 बाय Na ग्राम। सॉल्व करो इसे। 2 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ये आंसर होगा इसका। एक्चुअल मास ऑफ H2O, एक्चुअल मास ऑफ H2O 18 ग्राम डिवाइड बाय Na की वैल्यू रख दो 6 इंटू 10 की पावर 23। बोला आंसर 3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो एक्चुअल मास मोलर मास बाय Na करके इजीली एक्चुअल मास ला सकते हो। नोट करना जरा यहां तक। नहीं, ग्राम में एक्सप्रेस कौन पूछ रहा है? ग्राम में करना है एक्सप्रेस। एक्चुअल मास हमेशा किसमें होगा? ग्राम में। फिर एएमयू में करते हैं एक एटम का मास, तो फिर वो कहलाता है एटॉमिक मास। एक मॉलिक्यूल का करते हैं एएमयू में, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और भी ऐसे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बहुत सारे मासेस हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, बस ये 3 याद रखो बस। नेक्स्ट जरा बताओ, मोल को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या होते हैं? मैथड्स टू कैलकुलेट, मैथड्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ऑलरेडी अपन इनको भी कवर कर चुके हैं पहले, फटाफट से फॉर्मूले लिख लो इसके भी। मैथड्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है। पहला फॉर्मूला बोलना जरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, अगर मास पता होता है तो। गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। शॉर्ट में लिखेंगे इसे W, ग्राम में डिवाइड बाय मोलर मास। नेक्स्ट बोलना जरा, वॉल्यूम एट एसटीपी पता है गैस का? वॉल्यूम एट एसटीपी पता है? मोल कैसे निकालते थे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी किस यूनिट में? लीटर में, डिवाइड बाय 22.4। अच्छा, मिलीलीटर 22, 400 नीचे आएगा फिर, ठीक है। लीटर है तो 22.4, मिलीलीटर तो 22.4। शॉर्ट में लिखेंगे VSTP इन लीटर बाय 22.4। बाय चांस कभी वॉल्यूम गैस का एसटीपी पर तो दे रखा है, तब तो तुमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अदर देन एसटीपी दे दिया वॉल्यूम, बोलो अदर देन एसटीपी, अदर देन एसटीपी वॉल्यूम इज गिवन, तो फिर कैसे मोल निकालोगे? अगर कभी वॉल्यूम दे रखा है किसी और प्रेशर और टेम्परेचर का, एसटीपी पर नहीं है, तो फिर क्या यूज करते हैं? यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी। जरा बताओ, प्रेशर और टेम्परेचर जो भी दे रखा है वो यहां रख दोगे, मोल वॉल्यूम यहां रख दोगे, आर रख दोगे, क्या मोल कैलकुलेट होकर आ जाएगा? ये तब यूज करना है पीवी इक्वल टू एनआरटी जब गैस का वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा हो अदर देन एसटीपी। पर अगर एसटीपी पर वॉल्यूम दिया है तब तो डिवाइड बाय 22.4 कर दो, क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होकर आएंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे केवल थर्मोकेमिस्ट्री की, और उसके बाद इसका अभी 1-2 फॉर्मूला और बता के इसके ऊपर जो अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करें।